यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू में और हमारे साथ हैं झुंझुनू बीजेपी के कद्दावर नेता राजेंद्र भांबू जी, जिन्होंने बहुत लंबे समय बाद यहां पर कमल खिलाया और प्रचंड मतों के साथ में विजयी हुए हैं। और आपने भामू जी एमएलए बनाई। अरे भामू, अरे राजेंद्र भामू, अरे मेरी बात सुने, तेरा टोल का 600 रुपए की रसीद का चक्कर के ऊपर तो लोगों की 6 लाख रुपए की रसीद कटाते डंपरा की। अरे गरीबों ने लूट रहे हैं, तेरा पेट कौन भरेगा? नोट बेड़ा मत कर, वोट बेड़ा कर, वोट। अरे नोट बेड़ा कर, अच्छे लगा दिया जवाई ने गांव में बोले लूट ले, बेटा ने टोल पर लूट ले के धंधे कर रखे हो। ये क्या कर रखा है? अरे तेरा पेट कौन भरेगा? आदमी बताओ तू क्या धंधा कर रखे हो? मैं सर 2.5 साल पूरे हो गए आपकी सरकार को। वैसे कांग्रेस वाली सरकार होती है तो उसके लिए बधाई देनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग उसको पूरा होने नहीं देते 5 साल, लेकिन आपकी तो चलो कहीं ऐसी बात है नहीं। झुंझुनू में सब ठीक ठाक है? हाँ, सब कुछ साधारण है। आजकल ये अतिक्रमण वगैरह के मामले काफ़ी चल रहे हैं। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जो सुशासन, पारदर्शी, जवाबदेही जो सरकार का नीति है उसके तहत इस तरह की चीज़ें हैं, सदैव भारतीय जनता पार्टी करती रहे, उसी के अनुकूल ये भी सतत प्रक्रिया है। तो जैसे परशुरामपुरम में भी हुआ, अभी हमारे गुढ़ागोरजी में भी हाईवे का काफ़ी मामला चल रहा है। नहीं, परशुरामपुरा और गुढ़ागोरजी में माननीय न्यायालय की जो भी गाइडलाइन है और उनके जो निर्णय हैं उनकी पालना हो रही है, तो हमारी न्यायपालिका हमेशा ही सम्मान रहा है, तो उसके अनुकूल ही काम हो रहा है। तो झुंझुनू में उस गाइडलाइन की क्या दशा है? यहाँ अतिक्रमण है, नहीं है, हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? यहाँ का नहीं, यहाँ भी संज्ञान लिया जा रहा है। पिछले दिनों नगर पालिका के कई क्षेत्रों में अतिक्रमण हटे हैं और आगे भी सरकार की योजना है, अगर कोई भी अतिक्रमण है तो वो समय अनुसार और नियमों के अंतर्गत किया जाएगा उसका। अभी आपके सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा ये जो हांडी शाह दरगाह है, यहाँ की सारी दुकानें तोड़ दी गई। राजन गुड़ा साहब का काफ़ी धरना प्रदर्शन हुआ, वो काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे थे। वो कह रहे थे कि ये प्रशासन ने गरीबों को उजाड़ दिया, इनको यहाँ से हटा दिया और ये गरीबों का यहाँ पर दमन चल रहा है। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था, उसमें आपका भी काफ़ी जिक्र आया था। गुड्डा साहब का ये व्यक्तिगत कोई आकलन हो सकता है, इसमें सरकार का और मेरा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उनका व्यक्तिगत। वो कह रहे थे कि राजन भांबू साहब और कलेक्टर साहब इन लोगों ने मिलकर गरीबों को उजाड़ दिया और ये वो तो क्या है कि वो तो मुख्यमंत्री जी को भी कहते हैं, कलेक्टर साहब वो करें कलेक्टर भी चोर है, एसपी भी चोर है, यहाँ का विधायक भी चोर है, और दिया कुमारी जी के लिए भी अनगढ़ बातें बोलते हैं, वसुंधरा राजे जी के लिए भी बोलते हैं मुख्यमंत्री। तो ये तो उनसे ही पूछे कि भाई गुड्डा साहब के अलावा कोई इस देश में बचा भी है कि कोई ईमानदार व्यक्ति या सोचोई का। तो ये मेरा कोई विषय नहीं है, मैं उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। जो गुड्डा जी ने कहा है तो उन्हीं से आप स्पष्टीकरण लें कि आपके सिवा कोई बचा भी है क्या, कोई ईमानदार हो जाओ। हाँ, पिछले चुनाव में भी उन्होंने गहलोत साहब के 7 साल साथ रहे और एक लाल डायरी का ऐसा मुद्दा लाया जिसकी धरातल पे कोई पृष्ठभूमि नहीं, कोई और नहीं, तो अपने अखबारी सुर्खियों में रहने के लिए मैंने 2 महीने से इस तरह के हथकंडे अपनाते ही रहे, उनकी ये दिनचर्या में। वो तो ये कह रहे हैं ना कि भाई हम गरीबों के मसीहा हैं, जन नेता हैं, 2 ही हैं, एक मैं हूँ, एक शुभकरण जी हैं, और बोले बाकी तो सब। भाई देखो, ऐसा है इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोग ये जो चुनाव होते हैं 5 साल से, तो ये जन नेता कौन है, ईमानदार कौन है, स्पष्ट छवि किसकी है, तो उसका पैमाना जनता के पास है। और जनता जो ईवीएम पे बटन दबाती है और उसमें वो फैसला करती है, उससे समझ में आता है कि कौन जनसेवक है, कौन मसीहा है, कौन गरीबों का शोषक है और कौन गरीबों का भला करना चाहता है। मतलब राजन गुड़ा साहब 2 बार हार गए, उधर उदयपुर वाटी में और यहाँ पर झुंझुनू में, तो मतलब जनता ने एक तरह से उनको नकार दिया। तो ये दावा कि हम जन नायक हैं, ये ठीक नहीं है। नहीं, वो तो आपको आकलन करना, मैंने मेरी बात बता दी। इससे पूर्व जो भी आपने बताई उसमें सब कुछ समाहित है, उससे आप अपना जो भी निष्कर्ष निकालना चाहिए वो निकालें और जनता निकाल लेगी इससे। हाँ।
ठीक है, जनता को जननायक कौन है उसका पैमाना आपने दे दिया है, उस पैमाने के आधार पे वो निष्कर्ष निकाल लेंगे आप। और आज का अवसर ये है कि बीजेपी सरकार को 2.5 साल पूरे हो चुके हैं और अभी कुछ समय पहले बंगाल के चुनाव में भी जो धुआंधार जीत हुई, और तो इस पर बात करने के लिए हैं सर। 2.5 साल पूरे हो गए आपकी सरकार को। वैसे कांग्रेस वाली सरकार होती है तो उसके लिए बधाई देनी पड़ती है, क्योंकि आप लोग उसको पूरा होने नहीं देते 5 साल, लेकिन आपकी तो चलो कहीं ऐसी बात है नहीं। तो कितना काम हो चुका है, क्या करने जा रहे हैं? राजस्थान की सरकार को 2.5 साल हो गए और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के 2.5 साल के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद आप मेरे से साक्षात्कार के लिए रूबरू हुए हो। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने प्रदेश की बागडोर संभाली थी तो राजस्थान एक बीमारू प्रदेश की श्रेणी में था, और आज 2.5 साल होने पर राजस्थान को यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने नई उड़ान दी है, नई पहचान दी है, और आज राजस्थान भारत के नक्शे पर विकसित और समृद्ध राजस्थान का रूप ले चुका है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे सड़क हो, चाहे पेयजल हो, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात हो, चाहे युवा नीति हो, चाहे युवाओं की रोज़गार की बात हो, किसानों की समृद्धि की बात हो, किसान सम्मान निधि की बात हो, अनेक ऐसे नए कार्य किए हैं और नवाचार किए हैं जिससे राजस्थान एक विकसित और समृद्ध राजस्थान का रूप ले चुका है। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, उसके दृष्टि से हमारे मुख्यमंत्री जी ने अभी ग्राम रथ योजना 15 दिन से चल रही है, उनके माध्यम से जन कल्याण की जो भी 2.5 साल में कार्य किए हैं वो जन जन तक पहुँचाए जा रहे हैं। और जनता से रूबरू होके, उसमें अधिकारियों की उपस्थिति है, उनसे जनता से संवाद करके पूछा जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं उससे पात्र व्यक्ति वंचित नहीं रहे। इस तरह की मुहिम के साथ रथ यात्राएँ चल रही हैं। तो मैं भजनलाल जी का बहुत साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि राजस्थान के चहुमुखी विकास के लिए उन्होंने नए आयाम स्थापित किए हैं। 2.5 साल सर बहुत लंबा समय हो गया, और लंबे समय से मंत्रिमंडल का विस्तार भी जो है ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, और सिविल लाइन में कुछ चर्चा वगैरह है क्या इस बारे में? देखो, ये गलियारों में जो चर्चाएं हैं उसका मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। वैसे मंत्रिमंडल का विस्तार ये सब कुछ केंद्रीय नेतृत्व है, माननीय मुख्यमंत्री जी के विशेषाधिकार की चीज़ें हैं, और जब भी उचित समय होगा तो हमारा शीर्ष नेतृत्व है और भाजपा संगठन आधारित पार्टी है, तो संगठन और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी जब उचित समझेंगे, उचित समय पर जो भी विस्तार होना वो हो जाएगा। बहुत से विधायक हैं, बेचैन हैं, इतना लंबा समय हो रहा है, वो कह रहे हैं कि अरे जलेबी दौड़ की तरह चल रहा है, वो जलेबी सामने है, आगे बढ़ती जा रही है, दिख रही है, मुंह में नहीं आ रही। ये तो आपके चैनल को ही पता होगा, मेरी तरफ से तो ऐसा कोई जलेबी का मुंडे का कोई लग नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, उसका चाहे विधायक हो, कार्यकर्ता हो, चाहे सांसद और मंत्री हो, वो पार्टी के लिए समर्पित रहते हैं। और मैं तो उसी तरह से एक भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता हूँ, और जो दायित्व पार्टी देगा उसको मैं पूरी बखूबी निभाने का प्रयास करता हूँ, और जलेबी इस तरह की कोई कयासों के अंदर मेरा कोई विश्वास नहीं है। और पंचायती राज चुनाव वगैरह का कुछ है, या फिर वही है कि अभी अदालत में चल रहा है? नहीं, पंचायती राज का आने के मूड में है, नहीं है? नहीं, पंचायती राज के लिए राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से बहुत ही संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेही सरकार के मुखिया हैं मुख्यमंत्री जी, और हमेशा लोकतांत्रिक जो परंपराएं हैं उनमें पूर्ण विश्वास रखते हैं, और बल्कि संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का ये विजन रहता है। तो चूँकि ये पंचायती राज का और स्थानीय निकाय का जो प्रकरण है वो न्यायालय में लंबित है, तो न्यायालय में जो भी न्यायालय निर्णय देगा उसके अनुकूल राजस्थान की सरकार चुनाव करवाएगी। मतलब लोगों को चिंता ये हो रही है कि जैसे 6-6 महीने करके, 3-3 महीने करके ओबीसी आयोग की जो रिपोर्ट है वो मतलब सरकार है उसको कार्यकाल बढ़ाती जा रही, तो ये आप लोग कहीं 2.5 साल खींचने के मूड में तो नहीं है कि जिस समय विधानसभा होंगे उसी के साथ कराया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। ओबीसी आयोग
की रिपोर्ट आना चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। माननीय न्यायालय का भी ये आदेश है कि ओबीसी को इसमें आरक्षण दिया जाए, तो आरक्षण तभी संभव है जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अलावा हमारी सरकार का एक विज़न है, एक प्रदेश एक चुनाव, तो उसके लिए भी जो भी उसकी पात्रता है और उसकी पैरामीटर्स है वो पूरे हो जाएं, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आ जाए और माननीय न्यायालय का निर्णय आ जाएगा, उसके अनुकूल सारी बातों को समावेश करते हुए और कोर्ट की गाइडलाइन के आधार पर निश्चित समय पर चुनाव हो जाएंगे। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी, ये ज्ञान की ये गंगा।